हेलो जेंटलमैन कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 15। इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हमारा ये लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है। और आज से हमारा नेशनल मूवमेंट शुरू हो रहा है। ठीक है, नेशनल मूवमेंट शुरू हो रहा है। ठीक है, जिसमें हम अर्ली फेज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है आज कंटेंट में? अर्ली फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट कांग्रेस, एक्सट्रीमिस्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है गाइस, ये वो टाइम था ये वो टाइम था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या बिल्ड हुई थी। कौन सी ईयर में? 1885 में। जिस किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी इससे पहले की, वो जाके देख सकता है। कनेक्ट करके वो इजीली पढ़ पाएगा। ठीक है, ये वो टाइम था। और कांग्रेस को बिल्ड करने के पीछे क्या रीजन बताया गया था? सेफ्टी वेल्थ थ्योरी। ठीक है, सेफ्टी वेल्थ थ्योरी। जिसको किसने माना था? कमेंट सेक्शन में बताना जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टार्ट करने से पहले जितनी भी एसोसिएशन थी उन सबको मर्ज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, ताकि क्या कर सकें, एक नेशनल लेवल पे हम अपनी आवाज उठा सकें और यूनिटी ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें कर सके। समझे? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अर्ली फेज था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने बता दिया आपको 1885 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसको जिसने एस्टेब्लिश किया था वो थे एलन ऑक्टिवन होम, ऑल्सो नोन एज AU होम। ये क्या थे? एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, और कहाँ के ब्रिटिश सर्वेंट थे? रिटायर्ड कानपुर के। ठीक है, और कौन फाउंडिंग मेंबर्स थे? दादा भाई नौरोजी, ये उनकी फोटो। ठीक है, और दिनशा वाकचा। ठीक है, फिर इसके बाद जब कांग्रेस बनती है तो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन होता है। ठीक है, दिसंबर के महीने में, बॉम्बे, 1885 में, जिसमें 72 डेलीगेट्स आते हैं। ये वो आइकॉनिक फोटो है, 72 डेलीगेट्स की, जो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था 1885 में। ठीक है, मोर देन जस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस वाज असेंबली फॉर पॉलिटिकली माइंडेड इंडिविजुअल हु वर इंटरेस्टेड इन रिफॉर्म। देखो, INC का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम क्या अपनी आवाज उठा सके, एक एजिटेशन ला सके, ताकि लोगों तक, पब्लिक तक हमारी आवाज पहुंचे। ठीक है, एक नेशनल लेवल पे। और पब्लिक की आवाज को हम कहाँ, ब्रिटिशर्स तक पहुंचाए एज अ ब्रिज की तरह। समझ रहे हो? एक एज अ सेफ्टी वेल्व की तरह। ठीक है। ठीक है, कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई थी वो हुई थी डिस्कसिंग प्रॉब्लम फेस फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। देखो, वही चीज है, लोगों के, देश के लोगों की प्रॉब्लम को समझने के लिए कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली जो मूवमेंट थी ना ये कांग्रेस वाली, ये अपर और मिडिल क्लास द्वारा क्या करी थी? स्टार्ट करी गई थी। ठीक है। ठीक है, जो वेस्टर्न एजुकेटेड थे, वेस्ट से पढ़ के आए थे, जिनको हम मॉडरेट भी बोलते हैं, जिनके तरीके से ये चीज शुरू हुई थी, मूवमेंट्स का एक फेज, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्ली फेज ऑफ मूवमेंट्स एंड आल्सो नोन एज मॉडरेट्स, जिसमें से एक दादा भाई नौरोजी भी थे। समझे? तो फाउंडेशन 1883, whom had outlined his idea for a body representing Indian interest in open to latter graduate of the University of Kolkata. It aimed to obtain a greater share in the government for educated Indians to create platform for civil and political dialogue between them and British Raj. AU Home organized the first meeting in Bombay with the approval. याद रखना, अप्रूवल। 1883 में ये प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है। ठीक है, ये आइडिया स्टार्ट होता है। ठीक है, कि इंडिया के इंटरेस्ट को क्या करना है? रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने एक ओपन लेटर लिखने का, ग्रेजुएट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के। ठीक है, फिर उनकी मीटिंग होती है किसके साथ? वॉइसरॉय के साथ। और उस टाइम वॉइसरॉय कौन था? डैरफिन था। ठीक है, तो डैरफिन के साथ उनकी वॉइसरॉय के साथ मीटिंग होती है। फिर आपके सामने आज INC खड़ी है, जिसको 150 साल भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिन्होंने 72 लोगों का डेलीगेट्स क्या करा था, प्रेसिडेंट करा था, वो थे भूमेश चंद्र बनर्जी। ये नाम रखिए गया, वेरी इंपॉर्टेंट, WC बनर्जी, ये उनकी फोटो। ठीक है। ठीक है, फिर 1890 में कदम्बिनी गांगुली, ये पहली, ये इनकी फोटो है, कदम्बिनी गांगुली, ये पहली फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी जो कोलकाता यूनिवर्सिटी, जिन्होंने क्या करा था? कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था। ठीक है, जिन्होंने क्या करा था? कांग्रेस सेशन को क्या किया था? एड्रेस किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो मॉडरेट फेज शुरू होता है उस टाइम।
ठीक है। और मॉडरेट्स का जो फेज था वो 1885 से 1905 तक था, टिल पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जिसको हम मॉडरेट फेज बोलते हैं कांग्रेस का। फिर एक फेज और आता है अगला जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो इस मॉडरेट फेज में मॉडरेट लीडर कौन कौन से थे? दादा भाई नेहरू जी थे, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, एंड ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन था, ये पहले इंडियन थे जो उसके मेंबर बने थे। और इन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये पीवाईक्यू है गाइस, याद रखना, ठीक है, ये पीवाईक्यू है। इन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी थी, पोवर्टी एंड पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, जिन्होंने किस पे ध्यान दिया था? इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। मतलब मैं बताता हूँ, दादा भाई नेहरू जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन काउंट करा जाता है, वो होता है ड्रेन वेल्थ थ्योरी। मतलब इन्होंने इस बुक के थ्रू बताया है कि ब्रिटिशर्स ने हमें कितना एक्सप्लॉइट करा और हमारी कितनी इकोनॉमी लूट के ले गए, कि उनके आने से पहले हमारे पास, हम दुनिया की 24% की जीडीपी कवर करते थे, लेकिन जब हम गए तो हम सिर्फ 2% या 3% जीडीपी कवर करते थे। तो ये हमें किससे पता चलता है? इनकी जो किताब है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया को किस तरीके से इकोनॉमिकली ड्रेन करा गया है, किस तरीके से क्या करा गया है, एक्सप्लॉइट करा गया है। दूसरे थे उमेश चंद्र बनर्जी, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लॉयर थे प्रोफेशन से, ठीक है, एंड फर्स्ट इंडियन टू एक्ट एज अ स्टैंडिंग काउंसिल, ठीक है। तीसरे थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये उनकी फोटो, ठीक है। इन्होंने, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, द हिंदू न्यूज़पेपर, जो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है वो जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा ही स्टार्ट करा गया था, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को क्या करा था? क्रिटिसाइज करा था। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म मतलब कि इन्होंने ये चीज क्रिटिसाइज करी थी कि जो इनके एक्सटेंशन की थ्योरी है, इम्प्लाइज करना, हर जगह को अपने टेरिटरी के अंदर लेना है, उस चीज को इन्होंने क्रिटिसाइज करा था। और ये को फाउंडेड थे किसके? मद्रास महाजन सभा, याद होगा ना, हमने पढ़ा था मद्रास महाजन सभा एसोसिएशन वाले, इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तीसरे थे गोपाल कृष्ण गोखले, चौथे थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको पॉलिटिकल गुरु माना जाता है किसका? महात्मा गांधी का। कैसे? ऐसा माना जाता है जब महात्मा गांधी इंडिया आए, ठीक है, तब गोपाल कृष्ण गोखले वही इंसान थे जिन्होंने ये बोला था कि तुम 1 साल भारत भ्रमण करो, या एक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा करो, जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं, ठीक है। और उसी दौरान में वो एक मास लीडर बन के उभरते हैं, ठीक है, जिसमें से उन्होंने खेड़ा करी थी, अहमदाबाद करी थी, वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वो है, समझ रहे हो। फिर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनको राष्ट्रगुरु भी बोला जाता है और इंडियन बुक भी बोला जाता है। इन्होंने फाउंड करी थी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जो बाद में आईएनसी में जाके मर्ज हो गई थी। और इनका एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर था जिसको हम बोलते हैं द बंगाली। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, और ये भी याद रखना, ये भी पीवाईक्यू, ठीक है। फिर मॉडरेट्स की अप्रोच क्या थी? ये देखो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन सबकी फोटोज। मॉडरेट की अप्रोच क्या थी? ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट बिलीव इन पेशेंस पेशेंस एंड कॉन्सिलेशन रेदर देन कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंट करने से ज्यादा कॉन्सिलेशन में बिलीव करते थे, और पेशेंस पे ज्यादा ध्यान देते थे, कि इजीली चीजें चलानी है। इजीली चीजें चलाने से मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि उनका एक अप्रोच था कि पिटीशन पिटीशन प्रेयर करनी है हमें, ठीक है, पिटीशंस डालनी है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, मतलब लेजिटिमेट लीगल तरीके से हमें अपनी डिमांड्स रखनी है, इसलिए इनको मॉडरेट बोला गया। एक तो ये वेस्टर्न एजुकेटेड थे, दूसरा ये अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो एजुकेशन का इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस लेजिटिमेट तरीके से हम चीजें क्या करें, अप्रोच करें, ठीक है। टू एजुकेट द पीपल, टू अराउज द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, टू क्रिएट पावरफुल पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ देयर डिमांड्स, दे ऑर्गेनाइज एनुअल सेशंस। और इसी के लिए वो क्या करते थे? एनुअल सेशंस लगाते थे, ठीक है, मीटिंग्स करते थे, स्पीचेस देते थे, ठीक है, डिस्कशंस करते थे, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे, ठीक है। और दे ऑल्सो ड्राफ्टेड पिटिशंस, देखो वही जो मैंने बताया था, पिटिशंस लिखी थी उन्होंने, गवर्नमेंट्स को सबमिट करते थे, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड टू एलियनेट द ब्रिटिश पब्लिक इट्स पॉलिटिकल लीडर, द अर्ली नेशनलिस्ट एंड डेपुटेशन ऑफ लीडिंग इंडियन लीडर्स, ठीक है। फिर इंडियन लीडर्स का डेपुटेशन जाता है इंग्लैंड में, जहां पर अपनी वो बातें रखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, समझ रहे हो। अचीवमेंट्स क्या क्या थी मॉडरेट्स की, ठीक है। देखो एक क्या हुआ था ना, एक पहल स्टार्ट हुई थी, पहल हुई थी किससे? नेशनल अवेकनिंग हुई थी। कैसे नेशनल अवेकनिंग हुई थी? वो ऐसे नेशनल अवेकनिंग हुई थी कि इससे शुरुआत हुई थी कि यार देश में नेशनलिज्म जागे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों को एक होप मिली थी
कि भाई हम भी कर सकते हैं, हम भी अपनी बातें रख सकते हैं। ठीक है, तो उनकी अचीवमेंट्स यही थी कि उन्होंने नेशनल अवेकनिंग जगाई थी लोगों के बीच में। ठीक है, और ऑल्सो ट्रेन पीपल इन पॉलिटिक्स बाय पॉपुलराइजिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का आइडिया लेके आए थे, सिविल लिबर्टीज की लिबर्टीज होनी चाहिए, सेकुलरिज्म का आइडिया, नेशनलिज्म का आइडिया। ठीक है, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि इन्होंने ब्रिटिश को, जो ब्रिटिशर्स ने जो एक्सप्लॉइट करा था इंडिया को, ठीक है, जो दादा भाई नेहरू जी ने लिखी थी, ड्रेन थ्योरी दी थी कि हमारी इकोनॉमी को ड्रेन करा गया है, जो वो बुक लिखी थी इससे पहले जो मैंने बताया, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो एक्सपोज हो गई थी सामने। ठीक है, समझ रहे हो। फिर इनके टाइम पे क्या रिफॉर्म्स हुए थे, जो इतना इन्होंने कुछ करा था, इनके टाइम पे पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट करा गया था। इसमें मतलब ये था, इससे पहले ये होता था कि जो भी सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, इंडियन इंडियन सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, उसको लंदन जाना पड़ता था अपना एग्जाम देने पर। लंदन जाके एग्जाम होता था, वही एग्जाम होता था। फिर 1983 में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली एग्जामिनेशन हुआ, मतलब इंडियन सिविल सर्वेंट्स के लिए अब आपको लंदन जाने की जरूरत नहीं है, आपको लंदन और इंडिया में दोनों जगह बैठ के एग्जाम दे सकते हो। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था। और वेल बाय कमीशन आया था, ठीक है, जिसपे इंडियन एक्सपेंडिचर, खर्चा, ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, ये इनकी क्या थी, एक सोशल रिफॉर्म्स, और एक छोटी सी कह लो, एक इनकी वजह से ये चीज एक बहुत बढ़िया हुई थी। ठीक है, फिर आते हैं फेस में एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स का इतना ही काम था। एक्सट्रीमिस्ट में आ जाते हैं आपका, कौन कौन आ जाता है, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, जिसको हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना, ऐसे याद रखना, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ठीक है, सडनली नहीं आए थे, ये चीजें शुरू हो गई थी 1857 से। जैसे मैंने बताया था ना, 1806 में जब वेलोर म्यूटनी हुई थी, उसके बीच में वो पानी बढ़ता गया, फिर एकदम पानी गिरा, तो उसका नतीजा क्या निकला, 1857। तो इसी तरीके से ये जो एजिटेशन थी, ये जो आग थी, ये आउटरीच जो था एक्सट्रीमिस्ट का, ये 1857 से ही शुरू हो गया था। लेकिन बाद में जाके 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 जब पार्टीशन होता है बंगाल का 1905 में, तब एक्सट्रीमिस्ट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तब जाके होती है, जिनमें उनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड थी स्वधर्मा, स्वराज, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए भाई हमें, वी नीड सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, द पीसफुल मेथड यूज बाय द मॉडरेट लीडर वर नॉट अफेक्टिंग मेकिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट देयर डिमांड। तो यही रीजन था कि एक्सट्रीमिस्ट को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो पीसफुल मेथड था ना मॉडरेट्स का, वो क्या इफेक्टिव नहीं था, वो डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहा था, ब्रिटिशर टाल मटोल करने में लग गए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से ना फ्रस्ट्रेशन जगने शुरू हो गई। फिर 19th सेंचुरी के end में अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग अरोज अमंग द पीपल दैट मोर रेडिकल रेडिकल पॉलिटिकल एक्शन लेने शुरू हो गए। ठीक है, फिर उसकी डिमांड स्टार्ट हो गई कि हम क्या करेंगे, एक्सट्रीमिस्ट का रास्ता अपनाएंगे। फिर ये तीन एक्सट्रीमिस्ट फ्रेम में आते हैं, और भी थे। ठीक है, और क्या क्या रीजन था एक्सट्रीमिस्ट के इंडिया में इवेंट्स को ग्रोथ ग्रोथ जिस चीज ने दी, वो थी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन आयरलैंड। जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होने लग गई थी आयरलैंड में, रशिया में, इजिप्ट में, टर्की में, चाइना में, बोर वार हुई थी साउथ अफ्रीका में, उन्होंने इंडियन लीडर्स को ये रियलाइज कराया कि ब्रिटिशर्स को क्या चैलेंज करा जा सकता है। ठीक है, अगर हम यूनाइटेड होके एक साथ खड़े होके क्या करा जाए, स्टैंड लें अपनी, तो उनको क्या कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट उनको धाराशाही कर सकते हैं। फिर इटालियन आर्मी बाय द इथियोपियंस, इथियोपिया में इटालियन आर्मी की डिफीट हो जाती है इन द इटालिया, इटली एक यूरोपियन कंट्री है ना, 1896 में। फिर रशियन आर्मी बाय जापानीज जापान ने रशियन आर्मी को हरा दिया था 1905 में। तो इसमें एक ना वो चीज हो गई थी कि यूरोपियंस अब इतने वो स्ट्रांग नहीं रहे थे। तो इससे क्या हो गया था, इंडियन नेशनलिस्ट में एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना है कि वी आर, हम कर सकते हैं। और इसमें आग का घी का काम आग में किसने किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल ने, जिसने पूरा ही ऐसा कर दिया कि हम क्या, एक मूवमेंट छेड़ दी, स्वदेशी मूवमेंट, कि बॉयकॉट करो। जो आज चल रहा है ना, आत्मनिर्भर, आत्मशक्ति, सेल्फ रेंट, वो उस टाइम से चल रहा है। ये उस टाइम की थिंकिंग है, सोच रहे हो, उस टाइम की आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो जो आइडियोलॉजी और जो मेथड यूज करे गए थे ना एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, वो था बॉयकॉट। फॉरेन गुड्स का क्या करो, बॉयकॉट करो और प्रमोशन करो स्वदेशी का, खादी का। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेट, हमें कॉर्पोरेशन नहीं चाहिए, नहीं करेंगे हम ब्यूरोक्रेसी के साथ, ब्यूरोक्रेसी मतलब तान, जो आपकी नौकरशाही एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज को बॉयकॉट करा गया। ठीक है, और अपने खुद के इंडियन लैंग्वेज में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्या स्कूल और कॉलेज खुले गए, पैसिव रेसिस्टेंस करा गया। ठीक है, जिसमें वो क्या, रेवेन्यू टैक्सेस जो ब्रिटिश वसूल रहे थे वो नहीं देंगे हम। और ये एक लेवल पे नहीं है, हर जगह हो रहा था। चाहे आप उत्तराखंड से ले लो, महाराष्ट्र मद्रास ले लो, महाराष्ट्र ले लो, बंगाल ले लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लाला लाजपत राय थे वो पंजाब में एक्टिविट थे,
जो ये कौन है, ये बाल गंगाधर तिलक है, ये कहाँ एक्टिव थे, ये थे महाराष्ट्र में एक्टिव। और जो तीसरे थे, कौन, चंद्रपाल जी, बिपिन चंद्रपाल, वो कहाँ थे, बंगाल में एक्टिव थे। ठीक है, तो अपने अपने लेवल पे वो चीजें कर रहे थे। ठीक है, पब्लिक मीटिंग्स होनी शुरू हुई। ठीक है, मास मोबिलाइजेशन, लोगों का बहुत हाई लेवल पे मोबिलाइजेशन लोगों का, ठीक है, वो शुरू हुआ। ठीक है, फिर क्या होता है, स्वदेशी स्पिरिट जागने लगी, तो लोगों के अंदर स्वदेशी टेक्सटाइल्स मिल्स, खुद के साबुन, मैच फैक्ट्रीज, ये सारी बनने की क्या एक मुहिम छिड़ी, एक मुहिम छिड़ी। ठीक है, तो इसमें जो प्रोमिनेंट लीडर थे ना, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने मॉडरेट्स का पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। ठीक है, जिसमें आपका लाला लाजपत राय, जिनको लॉयन ऑफ पंजाबी बोला जाता है, ठीक है, पंजाब केसरी, केसर हिंद ये भी बोला जाता है इनको। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था, लाठीचार्ज हुई थी। ठीक है, 1928 के टाइम पे। वो आगे अपना आप में एक स्टोरी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बाल गंगाधर, इनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, ये PYQ है, ये याद रखना। ठीक है, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंड करी थी। ठीक है, और ये को फाउंडर थे फ्रैक्सन कॉलेज के, जो पुणे में है। ठीक, इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वराज क्या है, मेरा जीवन सत्य अधिकार है और मैं उसको लेके रहूंगा। इन्होंने केसरी लिखा था हिंदी में, इनका जर्नल था, न्यूज़पेपर, और मराठा लिखा था इंग्लिश में। ठीक है, और इन्होंने ही ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट करी थी 1916 में। दो होम रूल लीग थी। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं बिपिन चंद्र पाल, ये फादर थे रिवोल्यूशनरी थॉट्स के इंडिया में। इनसे ही माना जाता है कि इन्होंने रिवोल्यूशनरी थॉट्स की क्या एक स्थापना करी थी, जिससे इंस्पायर भगत सिंह भी हुए थे। ठीक है, टुगेदर अब द लीडर्स वर रेफर्ड टू एज द लाल बाल पाल, देखो, लाल बाल पाल। ठीक है, और लास्ट में थे अरविंदो घोष। ठीक है, इन्होंने बाद में ये सन्यासी बन गए थे, और इन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था, वंदे मातरम, ये याद रखना, ये PYQ है, ये लाल अरविंदो घोष, ये बंगाल के थे। ठीक है। ठीक है, अब ये जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता, तभी मैंने ये फ्रेम लगाया, ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में फर्क क्या था। थे दोनों कांग्रेस की पार्ट, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी में क्या फर्क था, एम दोनों का ना अलग अलग था। देखो, जो जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, उनका था स्वराज पाना, और ब्रिटिश जो उनके जो ब्रिटिश जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं उसको खत्म करना। लेकिन जो मॉडरेट्स थे, उनका काम था किस तरीके से, एम था उनका क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना, कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लाओ, जैसे इंडियंस को उनकी जगह दो काउंसिल्स में, इस तरीके से। ठीक है, देखो, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन चाहते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड नहीं चाहते थे ब्रिटिश रूल का, ये डिफरेंस याद रखना। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे ब्रिटिश का एंड, इसलिए ही वो एक्सट्रीमिस्ट बोला जाते थे, सीधा एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है। ठीक है, वो सेकुलर थे थोड़े आइडिया में। ठीक है, मेथोडोलॉजी, क्या मेथड अपनाए थे उन्होंने, पिटीशन, पिटीशन डालना, प्रेयर करना और प्रोटेस्ट करना। ठीक है, कॉर्पोरेट कॉपरेट करना। ठीक है, इस तरह की चीजें, P3 याद रखना, P3, पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट, ये किसका मेथड था, ये मॉडरेट्स का मेथड था। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने कौन सा मेथड अपनाया था, मिलिटेंट मेथड, आत्मशक्ति, सेल्फ लाइन्स बनना है भाई। ठीक है, लीडर्स कौन कौन से थे मॉडरेट्स, AU होम, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देवभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मालवीय, बैरुद्दीन तैयब जी, जस्टिस रानदे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। और एक्सट्रीमिस्ट में लीडर कौन कौन थे, लाजपत राय जी, लोकमान्य तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, ठीक है, नारायण बोस, और अश्विनी कुमार दत्ता। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिर उस टाइम हो जाता है पार्टीशन ऑफ 1905 में, किसका, बंगाल का पार्टीशन हो जाता है, जो किसके द्वारा कराया जाता है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, जो सक्सेसर थे किसके, लॉर्ड डलहौसी के। ठीक है, वो बहुत एक ग्रेट इंपीरियलिस्ट थे, इंपीरियलिस्ट वही मैंने आपको बताया था इससे पहले। ठीक है। ठीक है, तो इनका जो गवर्नरशिप थी वो 1899 से 1905 तक थी। ठीक है, तो इनकी जो पॉलिसीज थी ना, उसमें क्या था, इन्होंने क्या करा, थ्रू कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899, इन्होंने क्या किया, इस एक्ट के तहत जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे इंडियंस, उनको क्या कर दिया, डिप्राइव कर दिया, उनको क्या कर दिया, कम कर दिया, इस तहत के। फिर उनके इनके टाइम पे ही 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। क्यों, ये एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि जो प्रोटेस्ट, जो मूवमेंट शुरू हो रहे थे एक्सट्रीमिस्ट के, वो कहां से शुरू हो रहे थे, वो यूनिवर्सिटीज से शुरू हो रहे थे। याद नहीं, कोलकाता यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी से इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को अपने अंडर लेने के लिए एक यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए। ठीक है, ताकि जो नेशनलिज्म की भावना यूथ में, वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है, और वो इंडियंस की बहुत बेइज्जती करते थे, वो बंगालीज को कावर्ड्स, ठीक है, इम्प्रैक्टिकल, अनसिविलाइज बोलते थे। ठीक है,
ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उनसे ये मिलने से मना करते थे, ठीक है। और इनका जो सबसे बड़ा ब्लैंडर था, सबसे बड़ा ब्लैंडर मतलब सबसे बड़ी गलती वो क्या थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला, ठीक है, ताकि इंडियन नेशनलिज्म को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इसलिए ही पार्टीशन करा गया था। इनका यह मानना था कि लिंग्विस्टिक बेस पे कर रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो हम बंगाल को पार्ट डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये रीजन नहीं था। नेशनलिज्म को रोकने के लिए जो एजुटेशन आगे आगे बढ़ती जा रही थी, उस चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या करा था, पार्टीशन किया था। समझेगा इस फीचर्स क्या थे। इसकी पहल 1903 में हुई थी, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है। उस टाइम ये डिसीजन लिया गया कि हम दो प्रोविंस बनाएंगे। पार्टीशन की बात हो रही जो रखा गया था कि पहला तो होगा बंगाल, जिसमें उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल रीजन होगा, ईस्ट बंगाल, असम सेकंड में होगा, और वाइल ईस्टर्न बंगाल और ढाका एज इट्स कैपिटल, और बंगाल रिटेन कैलकाटा एडजस्ट, मतलब एक बांग्लादेश वाला और एक आज का बंगाल वाला, ऐसे करके, जिसमें आज के बांग्लादेश में क्या हो जाएगा, आपका उड़ीसा बिहार आ जाएगा वेस्ट बंगाल में, बाकी आपका जो होगा उधर वाला, उसमें उसकी कैपिटल कौन होगी, ढाका होगी। तो इन्होंने इस दो प्रोविजंस, ये प्रोविजन लेके आए थे कि इस बेस पे हम क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे बंगाल का। लेकिन इनका ट्रू मोटिव क्या था, टू वीकन द स्टेट विच हैड बीन एपी सेंटर ऑफ नेशनलिज्म। एपी सेंटर था ना, सेंटर था वो नेशनलिज्म का 20th सेंचुरी में, ठीक है। उस टाइम उसकी पॉपुलेशन भी 78 मिलियन थी, ठीक है। तो बंगाल को डिवाइड करके वो क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। अगर वो ब्रेक ना करते तो डिफिकल्ट होता उनको कंट्रोल करना, ठीक है। तो उनको लिंग्विस्ट मतलब लैंग्वेज के बेस पे उनको डिवाइड करने की सोची, जिसमें बंगालीज में क्या, बंगाल में क्या बोला गया कि बंगाली जो बोलते हैं वो माइनॉरिटी में है। और एक प्रपोजल लाया गया कि 37 मिलियन हिंदी एंड उड़िया स्पीकर, टॉप 17 मिलियन बंगाली, इनको डिवाइड कर देंगे। फिर रिलीजन के बेस पे इनको डिवाइड करा गया। वेस्ट बंगाल एरिया किसके द्वारा डोमिनेट था, हिंदू मेजोरिटी, और ईस्ट बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी। और तीसरा, लॉर्ड कर्जन मेड अ कांस्टेंट एफर्ट टू विन द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स का दिल जीतने के लिए वो हमेशा एफर्ट्स मारते रहे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, ही बिलीव दैट ढाका में बी सिलेक्टेड द न्यू प्रोविंस। और इसका ये नतीजा हुआ कि ढाका को क्या, एक न्यू प्रोविंस बनाया जाएगा, जो क्या बनेगी, उसकी कैपिटल बनेगी, ठीक है। जिससे मुस्लिम्स के अंदर क्या आएगी, सेंस ऑफ यूनिटी आएगी, टू फाइट द कांग्रेस एंड नेशनल मूवमेंट द, मतलब इन्होंने एक तरीके से क्या करा था, डिवाइड करने की सोची थी हिंदू और मुस्लिम्स की, जो ये बाद में एक होकर लड़ रहे थे। इसलिए ये पार्टीशन करा गया था, लैंग्वेज और किसके बेस पे, रिलीजन के बेस पे। समझे। फिर लेकिन क्या होता है 1911 में, ठीक है, वापस पार्टीशन जो होता है बंगाल को, उसको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ठीक है। रीजंस क्या थे, पॉलिटिकल अपोजिशन, पार्टीशन डिक्लेयर अनलॉफुल, 1911 में अनलॉफुल मान दिया जाता है पार्टीशन को, ठीक है, जो रिलीजियस, ठीक है, और लैंग्वेज बेस पे हुआ था, ठीक है, जिसमें उड़ीसा बिहार को फॉर्म कर दिया गया था ट्यू न्यू प्रोविंस में, और असम को अलग कर दिया गया था। क्या रीजंस थे, इनकेपेबल ऑफ कॉजिंग द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। और दूसरा, 12 दिसंबर को 1911 में किंग जॉर्ज फाइव, उन्होंने क्या कर दिया था, इंक्लूजन ऑफ ईस्टर्न बंगाल इनटू बंगाल प्रेसिडेंट डे एज द दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार कैपिटल शिफ्ट, ठीक है। तो जो लॉर्ड हार्डिस थे उन्होंने क्या करा, पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया, एन्यूल्ड कर दिया, एन्यूलमेंट हो गया उसका, समझ रहे हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, किसके अगेंस्ट, बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट। और उस टाइम कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो रही थी, न्यू दिल्ली में, जो किंग जॉर्ज फाइव द्वारा डिसीजन लिया गया था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो जो पूरा ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहाँ जा रहा था, दिल्ली जा रहा था, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन मुस्लिम जो थे वो शौक में थे, ठीक है। वो शौक में इसलिए थे क्योंकि भाई उनको अपना हिस्सा मिल गया था, तो वहां अपना आराम से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन बाद में उनको एक कर दिया गया, ठीक है। दिस व्यू एज द स्टेट प्रायोरिटाइजिंग हिंदू कंसर्न्स अब मुस्लिम वन प्लीज हिंदूज एंड ईस्ट, वही एडमिनिस्ट्रेशन उसी के पीछे, दोनों का वही सेम रीजन था। फिर मुस्लिम लीडर्स ने ऑब्जेक्ट किया बंगाल डिवीजन को लेके कि क्या कहेगा, मुस्लिम मेजोरिटी क्या रहेगी, अपने आप में एस्टेब्लिश रहेगी, ठीक है, और ईस्टर्न बंगाल अपने आप में, कोई वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन द एंड एनरोलमेंट हो ही जाता है, समझ रहे हो। और ये वो तब की फोटो है जब किंग जॉर्ज फाइव आया था, दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। देख रहे हो कितने लोग बैठे हैं, ये पूरे लोग बैठ रहे हैं, फोटो दिख नहीं रही होगी तुम्हें, बहुत पुरानी है, देख रहे हो, ये दरबार लगा था यहाँ से करके, ठीक है। आगे बढ़े। स्वदेशी मूवमेंट किसने स्टार्ट करी थी, ये स्टार्ट करी थी एक्सट्रीमिस्ट के लीडर बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, जो एक नेशनलिस्ट थे, टीचर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, लॉयर थे, और एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, ठीक है। और ये फर्स्ट लीडर थे ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, ठीक है। और इनका डिमांड क्या थी, सिर्फ स्वराज, सेल्फ रूल, ठीक है।
ठीक है। और इनका एक बहुत फेमस कोट था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। याद रखना किसका था। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, औरबिंदो घोष, इन सब ने मिलके क्या डिमांड करी थी स्वराज की, कि ब्रिटिश रूल को क्या करें, अंत करा जाए। ठीक है। और इनका मानना था कि सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर। द बिलीव दैट इन सेल्फ रिलायंस एज अ वेपन अगेंस्ट द डोमिनेशन। सेल्फ रिलायंस ही वेपन है, हथियार है डोमिनेशन के। ठीक है। और इन्होंने फॉरेन गुड्स की फोटो देख रहे हो, फॉरेन गुड्स जितने भी थे उनका क्या करा, बॉयकॉट करना शुरू करा, जैसे हम भी कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। और सेल्फ रूल का एक एम लिखा है कि हम क्या करेंगे, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी चीज अपनाएंगे। ठीक है। 20 सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में इसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। ठीक है। ठीक है। और इसकी जो स्टार्ट हुई थी ना बॉयकॉट रेजोल्यूशन, जो सबसे पहले लिया गया था वो लिया गया था कोलकाता सिटी हॉल। ये उसकी फोटो है, अगस्त 5 1905 में, जहां ने डिसाइड कराया कि जो मैनचेस्टर और लिवरपूल से जो भी कॉटन और जो क्लोथ आ रहे हैं उनका क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। क्यों? अब बोलोगे सर कॉटन क्लोथ क्या, इंडिया में कॉटन बनने शुरू होते थे, इंडिया की जो कॉटन थे उनका रॉ मटेरियल को कहाँ एक्सपोर्ट करा जाता था, कहाँ करा जाता था, लिवरपूल मैनचेस्टर, वहां कपड़े बनते थे, फिर वो इंडिया में आते थे और बिकते थे। जैसे मैंने बताया था ना कि एक दो शर्ट है, एक सेम है, बस एक पे पीटर इंग्लैंड लिखा है, एक एक नॉर्मल है। तुम्हारे लोकल की कौन सी लोगे आप, पीटर इंग्लैंड लोगे, तो बस पीटर इंग्लैंड का आप बॉयकॉट करना था और लोकल को अपनाना था। यही स्वदेशी मूवमेंट का क्या था, कंक्लूजन था। वंदे मातरम बिकम द बॉयकॉट एंड स्वदेश मूवमेंट थीम सॉन्ग। ठीक है, याद रखना ये। अमंग द मूवमेंट वेरियस फॉर्म ऑफ द स्ट्रगल इज वॉज द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मेड गुड्स। फॉरेन मेड जितने भी गुड थे उनको क्या करा जाए, बॉयकॉट करा जाए। समझे? ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ, बॉयकॉट करना शुरू हुआ तो लोगों ने पब्लिकली फॉरेन क्लोथ्स को जलाना शुरू करा। ठीक है। मास मोबिलाइजेशन शुरू हो गया, समिति स्टार्ट हुई। समिति मतलब वॉलेंटियर, समिति मतलब लोग वॉलेंटियर कर रहे थे खुद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स करने के लिए, जिसमें से एक एग्जांपल ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना। अश्विनी कुमार दत्ता एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने स्वदेश बंधन समिति स्टार्ट करी थी बंगाल में, एक वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी। ये इनका तरीका था, ये है अश्विनी कुमार दत्ता। दूसरा, महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति फेस्टिवल्स होते थे महाराष्ट्र में, तो ऑर्गेनाइज करे जा रहे थे लोकमान्य तिलक द्वारा, ताकि स्वदेशी मैसेज पहुंचाया जाए और लोगों को बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में बताया जाए। ये ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट का एक बहुत बड़ा एम्फेसाइज पड़ा कि लोगों के अंदर आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस की क्या जगी, भावना जगी, डिग्निटी जगी नेशनल लेवल पे। समझ रहे हो? ठीक है। सेल्फ रिलायंस चीज बनने लग गई। ठीक है। फिर नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल बना। ठीक है। उसके प्रिंसिपल कौन बने, अरविंदो घोष बने। नेशनल एजुकेशन काउंसिल बना। ठीक है, 1906 में, ये उसकी फोटो। ठीक है। इंडियन एंटरप्रेन्योर जील, लोगों के अंदर खुद की चीजें करने की जागने लगी। जैसे आज हम एक एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं ना, स्टार्टअप करते हैं, उस तरीके लोगों के अंदर आ गया कि हम खुद के क्या बनेंगे, सेल्फ रिलायंस बनेंगे। अपने टेक्सटाइल मिल्स लगाएंगे, अपने खुद की सोप्स की फैक्ट्री लगाएंगे, अपनी इंश्योरेंस कंपनी होगी। ठीक है। इस तरह की चीजें। ठीक है। While the most of the स्वदेशी कंपनीज were set up and run as a result of patriotic, एक patriotic भावना लेके जी रहे थे, लेके और रियल इंटरेस्ट एंड रियली उनका रियल इंटरेस्ट क्या था, बिजनेस इंटरेस्ट था। ठीक है। इस वजह से वो लॉन्ग टाइम तक क्या सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है। सम अदर्स लाइक आचार्य पीसी रे। ठीक है। और कल्चर के फील्ड में अमर सोनार बांग्ला रिटर्न उस टाइम पे लिखा गया था, किसके द्वारा, ये जो बाद में जाके बांग्लादेश का क्या बना था, नेशनल एंथम बना था, अमर सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और हमारा भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है। ये एक इनका जरिया था प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट को दिखाने का, जो बंगाल में पार्टीशन करा गया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो गाइस? ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या थी स्वदेशी मूवमेंट्स की? ठीक है, बॉयकॉट मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। द स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट, द फर्स्ट 20th सेंचुरी मूवमेंट था। और ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें वुमेन बाहर आ रही थी अपने घरों से और इस मूवमेंट्स को ज्वाइन कर रही थी। ठीक है। स्वदेशी वुमेन मूवमेंट्स ऑल्सो चेंज द करेक्टर। इसी मूवमेंट की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या एक करेक्टर चेंज हो जाता है, मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा बन जाता है। जो कौन से सेशन में होता है, ये 1906 कोलकाता सेशन में, जिसमें एक डिमांड उठती है कि भाई हमें स्वराज चाहिए। फिर होलसेल कांग्रेस ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था। आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन पैसिव रेजिस्टेंस सक्सेसफुली अप्लाइड मैनी इयर्स लेटर बाय महात्मा गांधी फाउंड देयर ओरिजिन इन अर्ली 20th सेंचुरी एंड स्वदेश बॉयकॉट मूवमेंट्स। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है। मिलता हूँ आप सबसे, तब तक के लिए सबको जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलता है, बाय।